हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रथमिक विश्वास। तो हमारा आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो होगा डबल एंट्री सिस्टम। कि अकाउंटिंग में बहुत बार ऐसा सुनते हैं कि ये चीज़ जो है वो डबल एंट्री के बेस पर हुई है, या फिर ये ट्रांजैक्शन हमने जो की है वो डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर की है। तो आज हम देखेंगे कि एक्चुअल में डबल एंट्री सिस्टम किसे कहते हैं, या फिर डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है, उसे हम कैसे अप्लाई करते हैं या फिर कैसे यूज़ करते हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री इज़ अ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग मैथड। हमारा जो डबल एंट्री सिस्टम है वो एक अकाउंटिंग का मैथड है, यानी कि अकाउंटिंग करने का एक तरीका है। जब भी हम अपने अकाउंटिंग प्रोसेस में देखते हैं या कुछ भी ट्रांजैक्शंस को देखते हैं, रिकॉर्डिंग का वे देखते हैं, तो हम मोस्टली ये सुनते हैं कि वो सब कुछ डबल एंट्री से किया गया है, या फिर हमें ये पढ़ने के लिए मिलता है कि वो डबल एंट्री के बेसिस पर किया गया है। अब डबल एंट्री क्या है? वो एक अकाउंटिंग का मैथड है, एक तरीका है अकाउंटिंग करने का, which states that every financial transaction has equal and opposite effect in at least two different accounts। अब डबल एंट्री सिस्टम जो है वो हमें क्या बताता है कि हर एक ट्रांजेक्शन जो हो रही है उसका इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट पड़ता है, लेकिन दो जगह पर। अब डबल एंट्री सिस्टम में क्या कहता है हमें कि हम जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, हमारे बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, डे टू डे बेसिस पर हम बहुत सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंगली जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उसका इफेक्ट जो है वो एटलीस्ट दो अकाउंट में तो पड़ेगा ही पड़ेगा। यानी कि अगर हमने कुछ लिया है या कुछ बेचा है या कुछ खरीद रहे हैं बिजनेस में, तो उसका इफेक्ट दो अकाउंट्स पर पड़ता ही पड़ता है। अब हम देखते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम जो है वो फर्स्टली आया कहाँ से है, या फिर उसको इंट्रोड्यूस किसने किया है। तो हमारा जो डबल एंट्री सिस्टम है ये पहली बार जो इंट्रोड्यूस किया गया था या फिर जिसके द्वारा बताया गया था वो कौन था? ल्यूका पैसियोली। ल्यूका पैसियोली ने इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था 1494। आपको बहुत बार ऑब्जेक्टिव टाइप में भी ये पूछा जाता है कि ये फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस किया या फिर ये किसने इंट्रोड्यूस किया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये किसने इंट्रोड्यूस किया है, ल्यूका ने, और कब किया है? 1494 में। वो इटाली का रहने वाला था, वेनिस जगह पर वो रहता था इटाली में, और वो एक इटालियन मर्चेंट था। ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, कभी भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में ये पूछ सकते हैं, तो आपको उसके लिए ये दो चीज़ें याद रखना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम का बिजनेस ट्रांजैक्शन से क्या रिलेशन है, या फिर वो बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्यों यूज़ की जाती है। तो नाउ स्टार्ट विद डबल एंट्री सिस्टम इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब हमारे पास क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। जब भी हमारे बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, किसी भी चीज़ का लेना या देना। हम बिजनेस में अगर कोई भी चीज़ ले रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, कुछ परचेज कर रहे हैं, कुछ सोल्ड कर रहे हैं, या फिर हम कुछ भी क्रेडिट पर ले रहे हैं या दे रहे हैं, वो सब हमारी ट्रांजैक्शंस के अंदर आता है कि हमने कोई चीज़ ली है, दी है या कुछ भी किया है। अगर वो बिज़नेस के काम के लिए या बिज़नेस से रिलेटेड है तो वो हमारी बिज़नेस ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब बिज़नेस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स हैं। अब एक ट्रांजैक्शन अगर हो रही है, हमारा डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि जब भी हमारे बिजनेस में कोई भी एक ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसके दो इफ़ेक्ट्स हैं। मतलब उसका कभी भी इफ़ेक्ट जो है वो सिर्फ एक अकाउंट में नहीं पड़ता है, उसका इफ़ेक्ट हमेशा दो अकाउंट्स में पड़ता है। एक में वो रिसीव करता है वैल्यू को, और एक में वो वैल्यू को देता है। जहाँ पर वो वैल्यू को रिसीव कर रहा है उसको हम डेबिट कहते हैं, और जहाँ पर वो वैल्यू को दे रहा है उसे हम क्रेडिट कहते हैं। अब डबल एंट्री सिस्टम में अगर हमने कोई चीज़ खरीदी है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ अपने बिजनेस के लिए या फिर अपनी इंडस्ट्री के लिए कुछ भी लाइक मशीनरी लेकर आए हैं, ठीक है, तो अगर हम उस मशीनरी को लेकर आएंगे तो बदले में हम उसमें कुछ ना कुछ कैश जो है वो पेमेंट करेंगे, कुछ ना कुछ वहाँ पर देंगे, ठीक है। अगर हमने कुछ लाया और हमारे हाथ से भी कुछ गया तो उसका जो है वो दो जगह इफेक्ट पड़ रहा है। कभी भी एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हमेशा सिंगल नहीं पड़ता है। हमारा डबल एंट्री सिस्टम हमें यही कहता है कि
बिजनेस में हम जब भी कोई काम कर रहे हैं, जब भी कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कुछ भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या कुछ भी ले रहे दे रहे हैं, तो हमेशा उसका इफेक्ट जो है हमारा दो अकाउंट्स पर पड़ता है, या फिर हम कह सकते हैं उसके टू एस्पेक्ट्स हैं। एक तो हम रिसीव करते हैं वैल्यू को, और दूसरा हम वैल्यू को देते हैं। हमारे पास हमेशा दो चीज़ें रहती हैं डबल एंट्री सिस्टम में। एक ट्रांजैक्शन का हमेशा डबल इफेक्ट होता है। हमारा डबल एंट्री सिस्टम यही है कि हमेशा बिजनेस में एक ट्रांजैक्शन होगी तो उसके दो इफेक्ट्स आएंगे। अगर हम कुछ बेच रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी सोल्ड समथिंग, लाइक हमने अपने बिजनेस में से कुछ गुड्स को बेचा है, तो जब हम उन गुड्स को बेच रहे हैं तो हमसे कुछ जा रहा है, वो गुड्स हमसे जा रहे हैं, पर हम उसके बिहाफ पर क्या कर रहे हैं, उनसे कुछ पेमेंट ले रहे हैं, उनसे कुछ कैश ले रहे हैं। तो यानी कि अगर हम कुछ दे रहे हैं, कुछ जा रहा है, तो वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे, और अगर हम उनसे पैसा ले रहे हैं, कुछ आ रहा है, तो वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे। मतलब कि हमने अगर कुछ बेचा, वो एक ट्रांजैक्शन है, और उसके बदले हमें कुछ मिला, मतलब उस एक ट्रांजैक्शन का दो जगह इफेक्ट हो रहा है। एक में चीज़ जा रही है और एक में हमें कुछ मिल रहा है। जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसका डबल इफेक्ट पड़ता है हमारे दो अकाउंट्स पर, और डबल एंट्री सिस्टम यही है। इसका मतलब है कि बिजनेस की एक ट्रांजैक्शन और उसके दो इफेक्ट्स। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम में एक्चुअल में ऐसा कैसे होता है। अब फॉर एग्जाम्पल, इफ द मशीनरी इज परचेज्ड इन द बिजनेस, machinery is increased whereas the cash is decreases। अब हमने अपने बिजनेस के लिए कुछ मशीनरी जो है वो खरीदी है। हमें कुछ नया काम शुरू करना है। अब नया काम शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, मशीनरी चाहिए। कुछ रॉ मटेरियल हमने लाया है, हमें कुछ गुड्स बनाने हैं, उसके लिए हमारे पास वर्किंग के लिए सबसे पहली जो हमारी नीड आ जाती है वो आ जाती है मशीनरी, कि हमें मशीनरी की ज़रूरत है। अब मशीनरी को अगर हमने ख़रीदा, ठीक है, अब हमने अगर मशीनरी को ख़रीदा तो हमारे बिजनेस में मशीनरी क्या कर रही है। अब देखते हैं, जैसे हमारा कोई बिजनेस है, उस बिजनेस में हम कोई मशीन जो है वो लेकर आए हैं। हम अपने बिजनेस में कोई मशीन लेकर आए हैं, मतलब हमारे बिजनेस में मशीन जो है वो आ रही है, मतलब उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, और उस मशीन के बदले हमें कुछ ना कुछ कैश देना पड़ेगा। मतलब कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है, मतलब कैश जो हमारे बिजनेस में था अब वो कम हो रहा है, क्योंकि हम उस मशीन के बदले कैश को दे रहे हैं। और बिजनेस में हमारे मशीन आ रही है, मतलब कि पहले ऑलरेडी अगर हमारे पास कुछ मशीन्स हैं तो मशीन आ रही है तो मशीनरी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन अगर कैश जा रहा है तो कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। यानी कि हमारे एक मशीन को ख़रीदने से दो इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं। हमारे पास एक चीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, और उसी तरह दूसरी चीज़ जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। जब भी हमने कुछ भी ख़रीदा या बेचा तो उसके हमेशा दो इफ़ेक्ट होंगे। एक चीज़ हमारे पास बढ़ेगी और एक चीज़ हमारे पास डिक्रीज़ होगी। अब देयर कैन बी नो ट्रांजैक्शन इन द बिजनेस विच अफेक्ट्स ओनली वन अकाउंट। अब हमारे बिजनेस में ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होती है जो सिर्फ एक ही अकाउंट को इफ़ेक्ट करेगी। तो हमारा डबल एंट्री सिस्टम यही कहता है कि जब भी कोई हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है, जब भी हम किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसका इफ़ेक्ट हमेशा दो अकाउंट्स में पड़ेगा। कभी भी उसका इफ़ेक्ट एक सिंगल अकाउंट में नहीं पड़ता है। जैसे कि हमने यहाँ पर ही देखा है कि अगर हमने मशीनरी ली तो मशीनरी हमारी इंक्रीज़ होगी और हमारे हाथ से कैश जाएगा, मतलब हमारे बिजनेस में जो कैश है वो डिक्रीज़ होगा। यानी कि एक चीज़ का इफ़ेक्ट दो जगह पड़ रहा है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने कुछ बिजनेस का फर्नीचर सोल्ड किया है। अब हमने अपने बिजनेस का कुछ फर्नीचर जो है वो बेचा, ठीक है, मतलब हमारे बिजनेस से फर्नीचर क्या हो रहा है, जा रहा है, ओके। और इस फर्नीचर के बिहाफ पर हमें कुछ ना कुछ जो है वो कैश मिलेगा, मतलब हमारे बिजनेस में कैश जो है वो आ रहा है। मतलब बिजनेस में कैश की वैल्यू इंक्रीज होगी और फर्नीचर की वैल्यू कम होगी। एक चीज़ आएगी, एक चीज़ जाएगी।
मतलब जब भी हम बिज़नेस में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं या कुछ भी लेते हैं या देते हैं, उसका इफ़ेक्ट हमेशा दो जगह पड़ेगा। एक चीज़ आएगी, एक चीज़ जाएगी। कभी भी डबल एंट्री सिस्टम में या फिर कभी भी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन में किसी भी एंट्री का इफेक्ट एक अकाउंट पर नहीं पड़ता है। अब बेस्ड ऑन द ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, हमारा जो डबल एंट्री सिस्टम है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। आपको ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ये ड्यूल एक्सपेक्ट प्रिंसिपल पर बेस्ड है, यानी कि हमेशा एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दो जगह। वन अकाउंट इज गिवन डेबिट while the other is given credit with an equal amount। जब भी हम डबल एंट्री सिस्टम से कोई भी एंट्री कर रहे हैं या कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें एक अकाउंट जो है वो डेबिट होता है और हमारा दूसरा अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, और उनका अमाउंट हमेशा जो हमारे पास अमाउंट है वो हमेशा इक्वल आता है। क्योंकि जब भी हम कोई एंट्री करते हैं, जब भी हमने कुछ लिया है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कुछ परचेज किया, हमने बिजनेस के लिए कुछ परचेज किया है 2000 का, ठीक है। अब ये 2000 की गुड्स या फिर कुछ भी हमारे बिजनेस में आ रही हैं और यहाँ से जो कैश है वो भी 2000 ही जा रहा है। मतलब हमारा डेबिट और हमारा क्रेडिट बैलेंस हमेशा इक्वल होता है। डबल एंट्री में हमारा डबल एंट्री सिस्टम में जो हमारे ट्रांजैक्शन पर इफेक्ट पड़ता है दो अकाउंट्स में, वो हमेशा इक्वल होता है, यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस हमारा हमेशा इक्वल आएगा। अब हमारी जो नेक्स्ट टर्म रहती है वो है अकाउंटिंग इक्वेशंस की। अकाउंटिंग इक्वेशंस जो है वो हमारे अकाउंट्स में क्या होती हैं या फिर हम किसे कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? जो कि हमारे एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल के बीच में जो है वो रिलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, जो हमें ये बताती हैं कि हमारे एसेट्स में, लाइबिलिटीज़ में और कैपिटल में जो क्या रिलेशन है, उनमें वो आपस में इंटरलिंक्ड कैसे हैं। जो इक्वेशंस हमें ये रिप्रेजेंट करती हैं उन सबको हम अकाउंटिंग इक्वेशंस कहते हैं। अब सबसे पहले आ जाता है एसेट्स, कि एसेट्स क्या हैं। एसेट क्या है? एसेट कंपनी के ऐसे रिसोर्सेज हैं जो उसके अपने हैं, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ दैट हैज़ अ पावर टू जनरेट मनी, कोई भी ऐसी चीज़ जो कंपनी के लिए मनी जनरेशन की पावर रखती है, उन सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? एसेट्स कहते हैं। अब एसेट्स क्या होते हैं? एसेट कंपनी के अपने रिसोर्सेज हैं जिनसे वो क्या करती है? पैसा जनरेट करती है। अब एसेट में क्या आ जाएगा हमारे पास? लाइक मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये सारे कंपनी के क्या हैं? एसेट्स हैं। क्योंकि इन्हीं की वजह से या फिर इनके यूज़ से एक कंपनी जो है वो क्या करती है? पैसा जनरेट करती है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइबिलिटीज़, कि हम लाइबिलिटीज़ किसे कहते हैं। अब लाइबिलिटीज़ क्या है? लाइबिलिटीज़ कंपनी के ऊपर या फिर एक बिजनेस के ऊपर ऑब्लिगेशन है जो उसे एक टाइम पीरियड के बाद जो है वो पे बैक करना है। यानी कि लाइबिलिटीज़ एक ऐसा ऑब्लिगेशन जो उसे वापस करना है जो उसका अपना नहीं है, यानी कि लोन या फिर डिबेंचर्स, एक टाइम पीरियड के बाद उसे वो चीज़ वापस करनी है, वो उसे अपने पास नहीं रख सकती है। और वो चीज़ें जिसे उसे एक टाइम के बाद वापस करना होगा वो सारी हमारी लाइबिलिटीज़ के अंदर आ जाती हैं। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है कैपिटल, कि हम कैपिटल किसे कहते हैं। अब कैपिटल क्या होता है? हमने पहले भी देखा था, कि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि कैपिटल हम किसे कहते हैं। कैपिटल क्या है? मतलब ओनर, हमारा जो ओनर है, प्रोप्राइटर है, हमारे बिजनेस का ओनर, कोई भी पैसा, कोई भी अमाउंट या कोई भी चीज़ बिजनेस में लेकर आ रहा है उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, या फिर उस बिज़नेस के ऑन गोइंग में कोई भी चीज़ वो लेकर आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें कैपिटल हैं, क्योंकि वो ऑनर की अपनी है। उसने उस बिज़नेस में उसे इन्वेस्ट किया है या फिर लगाया है पैसा कमाने के लिए। जो भी चीज़ें ऑनर की अपनी है और वो अपने बिज़नेस को चलाने के लिए या स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, वो सारी की सारी हमारी किसके अंदर आ जाती है? कैपिटल के अंदर आ जाती हैं।
अब क्या करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या है जो हमें रिप्रेजेंट करती हैं, बताती हैं कि हमारे एसेट्स में, कैपिटल्स में और लाइबिलिटीज़ में क्या रिलेशनशिप बिल्ट हो रहा है, यानी कि कैसे हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अकाउंटिंग इक्वेशंस बेस्ड ऑन द डबल एंट्री प्रिंसिपल, हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशंस है वो किस पर बेस्ड है, डबल एंट्री प्रिंसिपल्स पर। हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा है कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है, यानी कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में हो रही है उसका दो अकाउंट्स में इफेक्ट पड़ेगा, दो जगह इफेक्ट पड़ता है, उसे हम डबल एंट्री कहते हैं। अब इसमें क्या लिखा है कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशंस जो हैं वो किस पर बेस्ड है, डबल एंट्री प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, यानी कि दो जगह इफेक्ट पड़ता है जिन चीज़ों का, उन पर हमारी अकाउंटिंग इक्वेशंस जो है वो बेस्ड है। अब हमारी जो सबसे पहली अकाउंटिंग इक्वेशन आ जाती है वो क्या आ जाती है, ये एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब क्या कहती है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, क्या कहती है कि हमारे जितने भी कंपनी के एसेट्स हैं, कंपनी के पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी एसेट्स हैं, वो हमेशा किसके इक्वल होंगे, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल होंगे। यानी कि हमारे कंपनी के रिसोर्सेज किसके इक्वल हैं, उन चीज़ों के, यानी कि वो पैसा जो हमने उधार पर लिया है और वो पैसा जो ऑनर ने अपना लगाया है। यानी कि अगर हमने कुछ खरीदा, फॉर एग्जाम्पल एसेट्स, अब हम कंपनी में कोई एसेट लेकर आ रहे हैं तो हम कैसे ला सकते हैं, या तो हमने वो उधार लिया होगा या तो फिर ऑनर ने उस चीज़ के लिए हमें जो है वो पैसा दिया है, यानी कि हम उसे ऑनर ने जो पैसा लाया है और या फिर हमने जो लोन लिया है, जब हम इन दोनों चीज़ों को ऐड करते हैं वो हमेशा हमारा एसेट के इक्वल आना चाहिए। मतलब कि अगर हमें कोई एसेट खरीदना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले ऑनर से लेंगे, उसके बाद जो भी वैल्यू बच जाएगी उसके लिए हम लोन लेंगे। यानी कि एक एसेट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के बराबर। हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है एक एसेट हमेशा जो है वो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर आएगा, क्योंकि कोई भी रिसोर्स बिजनेस में जब हम लेकर आते हैं तो उसके दो ही तरीके रहते हैं कि हम क्या करते हैं, या तो हम ऑनर से पैसा लेंगे और जो पैसा बच जाएगा उसे हम एज अ लोन उठाएंगे, और उन दोनों को कंबाइन करने के बाद हम अपने बिजनेस के लिए एक रिसोर्स लेकर आते हैं। इसलिए अकाउंटिंग इक्वेशंस में हमेशा जो एसेट होते हैं वो ऑनर, यानी कि ऑनर के द्वारा लाया गया पैसा यानी कि कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के बराबर होते हैं। अब इसी अकाउंटिंग इक्वेशन को हम और कैसे लिख सकते हैं, अब जैसे हमने ले लिया, अगर हम लाइबिलिटीज को इस तरफ लिख रहे हैं इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, अब ये एसेट जो है वो वहां जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। यानी कि हम इसी इक्वेशन को एक दूसरा लिखने का तरीका जो है वो ये भी है कि हमारी जो जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं वो किसके बराबर होती हैं, जो भी हमने कंपनी से रिसोर्सेज लिए हैं, अगर उनमें से हमारी कंपनी के पास जो एसेट हैं, जो भी रिसोर्स हैं, अगर उनमें से हम ऑनर के पैसे को निकाल दें तो बाकी का जो पैसा बचता है वो हमेशा क्या होता है, जो हमने लोन उठाया है। यानी कि जब हम अपने फाइनेंशियल एसेट्स यानी कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज कंपनी के जितने भी हैं, हमारे जो एसेट्स हैं, उनमें से हम ऑनर के पैसे को बाहर निकाल देते हैं, तो जो पीछे पैसा बचता है वो क्या होता है, जो हमने लोन की एज अ लोन की फॉर्म में जो लिया होता है वो होता है। यानी कि लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। हम ये भी कह सकते हैं कि लाइबिलिटी हमेशा एसेट माइनस कैपिटल के बराबर होती हैं। अब हम इस इक्वेशन को एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो हम कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। यानी कि हमारे पास हमारे बिजनेस में जितने भी रिसोर्सेज हैं, जब हम उनमें से हमारी जितनी भी ऑब्लिगेशंस हैं उनको माइनस कर देते हैं तो वो हमेशा हमारे किसके इक्वल आ जाते हैं, कैपिटल के इक्वल आ जाएंगे। यानी कि हम एक ही अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को हम तीन वेज में लिख सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इन तीनों का जो
कंक्लूजन है वो हमेशा सेम रहेगा। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन इन शॉर्ट में हमें क्या बताती है कि हमारे एसेट्स में, हमारी लाइबिलिटीज़ में और हमारी कैपिटल में जो है वो क्या रिलेशन है, वो कौन सा रिलेशन रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रहता है वो क्या है, लेजर। जैसा कि हमने पहली वीडियोस में पढ़ा है कि जर्नल क्या होता है। जर्नल क्या है, हमारा फर्स्ट जो हमारी एंट्रीज हैं वो हमेशा जर्नल में रिकॉर्ड की जाती हैं। अब आफ्टर जर्नल हमारी जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, जो भी एंट्रीज हैं वो कहाँ जाती हैं या उसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है। तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप रहता है हमारे पास वो रहता है लेजर। कि लेजर क्या है। A ledger is a book containing accounts to which debit and credit are posted from the books of original entry। अब हम क्या करते हैं, हम अपनी जितनी भी हमारी जर्नल की ट्रांजैक्शंस हैं या फिर जितनी भी उसमें रिकॉर्डिंग हुई हैं, जो कुछ भी है, उनको फर्दर हमारा जो है वो कहाँ पोस्ट किया जाता है, लेजर में। उनको ट्रांसफ़र किया जाता है हमारे लेजर अकाउंट्स में। मतलब कि हमारे the business transactions are first entered in general or subsidiary books. The next step is to transfer the entries to respective accounts in ledger। कि हमारे बिजनेस में हमने जर्नल में जितनी भी एंट्रीज रिकॉर्ड की हैं या फिर हमारे जर्नल में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो हमारे जर्नल या सब्सिडरी बुक से कहाँ पर ट्रांसफ़र की जाती हैं, लेजर में की जाती हैं। और इसी ट्रांसफ़र करने को बोलते हैं पोस्टिंग टू द लेजर। कि हमारे जर्नल की सारी एंट्रीज को कहाँ पोस्ट किया जाता है, लेजर अकाउंट में पोस्ट किया जाता है। अब लेजर अकाउंट में क्या होता है कि लेजर अकाउंट में एक ही नेचर के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, यानी कि एक ही नेचर से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको एक ही अकाउंट के हेड के अंदर रिप्रेजेंट किया जाएगा। यानी कि हमारे जैसे हमारा जर्नल है, अब हमारे जर्नल में एक ही नेचर से रिलेटेड बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। जैसे कि सेल्स, अब हमने क्या क्या चीज़ें सेल्स की हैं उससे रिलेटेड बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होंगी। या फिर परचेज़, हमने क्या क्या चीज़ें परचेज़ की उससे रिलेटेड बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। या फिर हमने कौन से सेल्समैन से क्या क्या चीज़ें ली हैं या फिर हमने किस पर्सन को क्या क्या चीज़ें बेची हैं। यानी कि जब हमारे पास एक ही नेचर की बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं तो हम उसे एक पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। एक पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर एज अ हेड बनाकर उन सारी ट्रांजैक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है और उसे ही हम लेजर कहते हैं। यानी कि लेजर में हर एक डिफरेंट नेचर की ट्रांजैक्शन के डिफरेंट अकाउंट्स जो हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं और हर ट्रांजैक्शंस को उन अकाउंट्स के हेड के अकॉर्डिंगली उनके अंदर लिखा जाता है और रिप्रेजेंट किया जाता है। अब लेजर में हमारे डिफरेंट अकाउंट्स जो हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं और जो हमारा लेजर है वो हमारे जर्नल का नेक्स्ट स्टेप रहता है। यानी कि जर्नल की जो भी एंट्रीज हैं वो हमारे लेजर में पोस्ट की जाती हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं कि हमारा जो लेजर है उसका जो फॉर्मेट है वो क्या रहता है। अब हमारे लेजर में क्या होता है कि लेजर में हमारा रहता है सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं कि उस अकाउंट का नाम क्या है। मतलब कि सेम नेचर की जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं वो किस अकाउंट के अंदर आएंगी या फिर वो कौन सा अकाउंट है। तो सबसे पहले लेजर में उस अकाउंट का जो है वो नाम लिखा जाता है। एक साइड पर डेबिट लिखा जाता है, एक साइड पर क्रेडिट लिखा जाता है। बीच में पर्टिकुलर्स होते हैं, जर्नल फोलियो होता है एंड हमारा अमाउंट आता है। अब देखिए, वैसे ही आप सेम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्रेडिट रहता है और यहाँ पर हमारा जो डेट है, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो और अमाउंट जो है वो आता है। अब जो लेफ़्ट हैंड साइड होती है ना हमारी, हम लेफ़्ट हैंड साइड में क्या लिखते हैं, हमेशा डेबिट। यानी कि हमारा डेबिट बैलेंस जो होता है वो हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड में रहता है। यानी कि डेबिट हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड में हम रिप्रेजेंट करेंगे लेजर के, और जो हमारा राइट हैंड साइड होता है वहाँ पर हमेशा क्या रहता है, क्रेडिट रहता है। यानी कि राइट हैंड साइड पर हम हमेशा क्या प्रेजेंट करते हैं, क्रेडिट। यानी कि डेबिट बैलेंस को यहाँ रिप्रेजेंट किया जाएगा और जो भी हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा उसे यहाँ रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेफ्ट साइड इज़ फॉर द डेबिट बैलेंस एंड राइट साइड इज़ फॉर द क्रेडिट बैलेंस। अकाउंट इज़ इन टी शेप। हमारा जो लेजर का अकाउंट रहता है वो हमारा जो होता है वो टी शेप में रहता है। इसीलिए इसको हमेशा या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो टी अकाउंट भी कहा जाता है।
ये आपको बहुत बार ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकता है कि हमारे लेजर का दूसरा नाम क्या है, या फिर लेजर को हम और कौन से नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर और क्या कहते हैं। तो आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि हमारा जो लेजर है वो क्या होता है, वो हमेशा टी शेप में बनाया जाता है, जिसके एक साइड डेबिट रहता है, एक साइड क्रेडिट रहता है, और इसीलिए इसे जो है वो टी अकाउंट भी जो है हम कहते हैं। अब हमारा फॉर्मेट ऑफ लेजर में क्या क्या था, क्या क्या चीज़ें हमने देखी उसमें उसमें हमारी सबसे पहले थी डेट। द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड इन दिस कॉलम, यानी कि वो ट्रांजैक्शन जिस भी डेट को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं या लिख रहे हैं, वो जो डेट है वो डेट के कॉलम में लिखी जाती है कि हमने वो जो ट्रांजैक्शन है कब हमने उस लेजर अकाउंट में जो है वो लिखी है। डेट कॉलम में हम उस डेट को शो करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा था पर्टिकुलर्स। द टाइटल ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट इज एंटर्ड इन दिस कॉलम, यानी कि हमने लेजर से जो एंट्री ली है वो किससे रिलेटेड है, क्या चीज़ है जो उसमें आएगी, वो हम कहाँ लिखते हैं, उस अकाउंट के पर्टिकुलर सेक्शन में लिखा जाता है। पर्टिकुलर में हम क्या लिखते हैं, टाइटल, यानी कि वो जो एंट्री है वो किससे रिलेटेड है, वो जर्नल में जो है वो कौन सी एंट्री से रिलेटेड है, कौन सी एंट्री वो है, उसे हम पर्टिकुलर कॉलम के अंदर जो है वो लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जर्नल फोलियो और जेएफ। अब जर्नल फोलियो क्या है, इन दिस कॉलम द पेज नंबर ऑफ द जर्नल और सब्सिडरी बुक्स फ्रॉम विच द पर्टिकुलर एंट्री इज ट्रांसफर्ड इज एंटर्ड। अब जर्नल फोलियो क्या होता है, हम जर्नल फोलियो में वो पेज नंबर लिखते हैं जहाँ से हमने क्या लिया है, जर्नल या सब्सिडरी बुक से एंट्रीज ली है, यानी कि जर्नल में वो कौन से पेज नंबर पर रिकॉर्ड है, जर्नल में वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन से पेज नंबर पर रिकॉर्ड है, वो हम जेएफ में लिखते हैं, यानी कि जर्नल फोलियो में लिखते हैं। हमने कौन सी एंट्री जर्नल से ली है और उसे लेजर में पोस्ट किया है, और हम जब उस जर्नल एंट्री को लेजर में पोस्ट कर रहे हैं तो हम लेजर में एक डेट कॉल इन दिस कॉलम द पेज नंबर ऑफ द जर्नल और सब्सिडरी बुक्स फ्रॉम विच द पर्टिकुलर एंट्री इज ट्रांसफर्ड इज एंटर्ड। अब जर्नल फॉलियो में क्या होता है, इसमें हम पेज नंबर लिखते हैं, किसका, जर्नल का या फिर सब्सिडरी बुक का, जहाँ से हमने वो बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो लेजर में पोस्ट की है, यानी कि यहाँ पर वो पेज नंबर लिखा जाएगा जो कि उस बिजनेस ट्रांजैक्शन का है, जर्नल या सब्सिडरी बुक में। हमने जब ये ट्रांजैक्शन लेजर में पोस्ट की तो जर्नल से हमने जब ये लेजर में पोस्ट की तो जर्नल की बुक में उसका जो पेज नंबर होगा वो लेजर के जर्नल फोलियो में शो किया जाएगा कि जर्नल बुक में उसका पेज नंबर क्या है, वो लेजर के जर्नल फोलियो में लिखा जाता है, इसी को जर्नल फोलियो कहते हैं। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास डेबिट साइड। द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट रिप्रेजेंट व्हेन द डेबिट इंक्रीजेस। हमारे जो लेजर है उसमें डेबिट साइड में क्या होता है, जब भी हमारा कोई डेबिट बैलेंस जो है वो इंक्रीज होगा तो उसे लेजर में डेबिट साइड शो किया जाता है, उसी को हम डेबिट अमाउंट कहेंगे या फिर डेबिट साइड रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। और दूसरा रहता है हमारे पास क्रेडिट। द क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट रिप्रेजेंट व्हेन द क्रेडिट इंक्रीजेस। अब हमारा क्रेडिट साइड क्या रिप्रेजेंट करता है, जब भी हमारे लेजर में जो है वो क्रेडिट इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जब लेजर में डेबिट में कुछ इंक्रीज होगा तो उसे हम डेबिट साइड शो करेंगे, यानी कि लेफ्ट साइड शो करेंगे लेजर की। और जब भी हमारा क्रेडिट इंक्रीज होगा, यानी कि कुछ भी हमारे क्रेडिट में इंक्रीज हो रहा है, तो हम उसे राइट साइड शो करते हैं लेजर की। अब अमाउंट क्या है, अब जो भी हमारे अमाउंट कॉलम में है वो क्या लिखा जाता है, जो भी उस ट्रांजैक्शन का अमाउंट होगा, यानी कि उस ट्रांजैक्शन का पर्टिकुलर अमाउंट क्या है, वो कितने की है, या फिर उस लेन देन में कितने पैसे को हमने लिया या दिया है, वो हमारे अमाउंट कॉलम में जो है वो लिखा जाता है। अब हम इसी लेजर को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, एक लाइव एग्जाम्पल के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे कि लेजर की जो पोस्टिंग है, यानी कि जर्नल से लेजर में पोस्टिंग जो है वो हम किस वे में करते हैं या फिर कैसे की जाती है। अब जो इसमें आता है, हमारी एग्जाम्पल हमने जो ली है वो क्या है,
ऑन 21 मार्च गुड्स जो हमने है वो सोल्ड किए हैं कैश के थ्रू, यानी कि कैश के बिहाफ पर हमने कुछ गुड्स सोल्ड किए और वो सोल्ड कितने के किए हैं हमने 2000 रुपीज़ के, 2000 के। तो इसको हम जर्नल में सबसे पहले हम देखेंगे हम जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये हमारा जर्नल रहता है जिसमें पहला हमारा डेट का कॉलम रहता है, दूसरा पर्टिकुलर का, एंड देन डेबिट एंड क्रेडिट। तो हमारे डेट में हम सबसे पहले देखेंगे कि वो ट्रांजैक्शन हमारी किस डेट को हुई है। ट्रांजैक्शन हमारी जो है वो 21 मार्च को हुई है, तो हम लिखेंगे 21 मार्च। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने कुछ गुड्स को बेचा और किसके थ्रू बेचा है, कैश के थ्रू बेचा है, यानी कि गुड्स जो है वो हमसे जा रहे हैं और कैश जो है वो हमारे पास आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि जो गुड्स है और जो कैश है ये दोनों ही एक रियल अकाउंट है, यानी कि गुड्स को भी हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं और कैश को भी हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। मतलब कि गुड्स और कैश में जो हम एंट्री करेंगे वो हम रियल अकाउंट के रूल्स के अकॉर्डिंगली करेंगे। अब रियल अकाउंट के रूल्स के रहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो कि हम अपने पहले वाली वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं कि रियल अकाउंट के रूल्स क्या हैं। अब देखिए, अब गुड्स फॉर कैश, हमने कुछ गुड्स बेचे हैं और वो कैश के थ्रू बेचे हैं, यानी कि गुड्स जो हैं वो हमसे जा रहे हैं। अब जब कोई भी चीज़ जा रही होती है तो हम क्या करते हैं उसे क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, यानी कि गोज़ आउट जा रही है। अगर हम कुछ बेच रहे हैं तो कुछ पैसा हमारे पास आ रहा होगा, यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ हमारे पास जो है वो आ रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम कैश को डेबिट करेंगे और हम सेल्स को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैश जो है वो हमारे पास आ रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन, और जो सेल्स है यानी सेल करके जो चीज़ है वो हमसे जा रही है, यानी कि क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। अब इसमें अगर हमने कैश आया है हमारे पास, कैश जो आया वो कितना आया 2000, क्योंकि हमने 2000 के गुड्स ही बेचे थे, इसलिए हमारे डेबिट साइड पर जो है वो हम 2000 एंटर करेंगे और हमारे क्रेडिट साइड पर भी हम 2000 एंटर करेंगे। तो ऐसे इस एंट्री को हमने क्या किया है, जर्नल बुक में एंटर कर दिया है। अब हम देखेंगे कि इसी एंट्री को हम लेजर में कैसे पोस्ट कर सकते हैं या फिर ये लेजर में कैसे शो की जाएगी। अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारे जर्नल में जो भी एंट्रीज़ होती हैं और जिस नेचर से भी वो रिलेटेड होती हैं, लेजर में उनके डिफरेंट हेड्स बनाए जाते हैं और सेम नेचर की एंट्री को जो है वो सेम अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो हमारी उस एंट्री में हमारे पास दो चीज़ें थी, एक हमारे पास कैश था और दूसरा हमारे पास सेल्स था, यानी कि हमारा कैश अकाउंट जो है वो अलग बनेगा लेजर में और हमारा सेल्स अकाउंट जो है वो लेजर में अलग से बनाया जाएगा। अब हमारा लेजर का फॉर्मेट हमने जैसे पहले ही पढ़ा है, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। सेम हमारा सेल्स अकाउंट का भी फॉर्मेट रहेगा। अब हमारे कैश में क्या था कि हमने कुछ गुड्स बेचे और कैश हमारे पास आया, हमने कैश को जर्नल में क्या किया था, डेबिट किया था। इसीलिए हमारे जो लेजर पोस्टिंग होगी, जब हम हमारी जर्नल की एंट्री जो है वो लेजर में पोस्ट करेंगे और उसकी एंट्री करेंगे तो वो हमारे हमेशा डेबिट साइड पर आएगी, क्योंकि हमने जर्नल में इस एंट्री को डेबिट किया है। तो हम क्या करेंगे, हम उस एंट्री की जो डेट है हम उसे डेट कॉलम में लिखेंगे और जो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं उसे हम हमेशा बाय से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने क्या किया था, अपनी जर्नल एंट्री में हमारे जो सेल्स हुए थे उसे हमने क्या किया था, क्रेडिट किया था। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेल्स का जो हमारा अमाउंट है उसे हम लेजर की क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में शो करेंगे, लेकिन नाम उसके अपोजिट का आएगा, यानी कि कैश का आएगा, क्योंकि हमने जब सेल्स की तो हमने कुछ कैश जो था वो लिया था। तो हमें बस एक ये रूल याद रखना है कि जब भी हम जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो जो चीज़ डेबिट होती है हम उसे लेजर की डेबिट साइड शो करते हैं और जो चीज़ क्रेडिट होती है हम उससे हमेशा लेजर की क्रेडिट साइड शो करते हैं। लेकिन हम जो नाम यूज़ करते हैं, यानी कि हम उस एंट्री को जो नाम देते हैं वो हमेशा उसके अपोजिट अकाउंट का रहता है। यानी कि अगर हमने कैश के लिए डेबिट साइड यूज़ किया है
और वो कैश जो है वो हमें सेल्स से मिला है, तो हम वहाँ पर सेल्स वर्ड का यूज़ करेंगे। वैसे ही अगर हमने सेल्स को क्रेडिट किया है और जो सेल्स है वो हमें कुछ अमाउंट रिसीव करने पर हुई है, यानी कि हमने कुछ अमाउंट रिसीव किया है उस सेल से, तो हम नाम यहाँ पर कैश का यूज़ करेंगे। हमें बस सिंपल वे में ये याद रखना है कि डेबिट साइड पर डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड पर क्रेडिट बैलेंस, लेकिन नाम हम हमेशा उनके अपोजिट अकाउंट्स का यूज़ करते हैं जब भी हम लेजर में जो है वो पोस्टिंग करते हैं। तो ये जो आपने देखा ये हमारा रहता है लेजर अकाउंट, जो कि हम जर्नल के बाद प्रिपेयर करते हैं। तो हमारे लेजर में यही इतना ही रहता है। थैंक यू।